And a very warm welcome to News Edge with फरीहा इदरीस। बानी तहरीक इंसाफ ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब से कुछ अर्से कबल तक तहरीक इंसाफ कह रही थी कि हम अदलिया के फैसले की बुनियाद पर ही रिहाई करवाएंगे बानी पीटीआई की, और वो किसी डील करके बाहर नहीं आएंगे। आज पहली बार बानी तहरीक इंसाफ ने डील का इंदिया दे दिया है। बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा ने खुलकर इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है कि हमसे कुछ लो और कुछ दे दो, हम इस पॉलिसी के लिए शायद अब तैयार हैं। क्या स्टेटमेंट है एग्जैक्टली लीमा बीबी की, जरा देखिए। आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाए, हम तैयार हैं। हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे, लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें। आप बताएं गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ की इस पेशकश पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का एक रिएक्शन सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में इरफान सिद्दीकी ने लिखा है कि पीटीआई की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकलेगा। तहरीक इंसाफ इंतशार और मुज़ाकरात के मज़ारों में चक्कर खा रही है। हुकूमत तो शायद बानी पीटीआई को बहुत कुछ देने की पोजीशन में है, अलबत्ता बानी क्या देख सकते हैं, वो कुछ देने की पोजीशन में ही नहीं है। पहले ये तय कर लें कि क्या बात करनी है, किसने करनी है और किससे करनी है। ये पहले भी मुज़ाकरात से भाग गए थे। तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया। इस एहतजाज का मकसद बानी तहरीक इंसाफ के केसेस का जल्द फैसला कर दिया जाए, ये था। इस हवाले से वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अदलिया हमें इंसाफ देगी। हम इक़्तिदार में आकर 26वीं तरमीम को बाहर फेंक देंगे। लेट्स वॉच हिम। आजाद नहीं है। हम बार बार अपने जज साहिबान को एक पैगाम भिजवा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कौम आपके साथ है। आपने खुद कहा कि आपको प्रेशर आता है, हम आपका साथ देंगे, कौम आपके साथ खड़ी है। आप फैसला हक पे फैसला करें। आपसे कौम को उम्मीद है, इस मनसब पे आपको अल्लाह ताला ने बिठाया इसीलिए कि आप इंसाफ करेंगे। 26वीं तरमीम है, ये जो एक डाका मारा गया अदली के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, और जिन पार्टियों ने वोट दिया है न वो जमहूरी है न वो इस लायक है कि लोग उनकी शक्लें भी देखें इसके बाद। तो ये डाका मारा गया है अदलिया की आजादी के ऊपर, ये 26वीं तरमीम के, इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे। और ऐसी तरमीम को हम रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे इंशाल्लाह। हमने पहले भी मैंडेट दिया इमरान खान को, इन्होंने चोरी किया, चोरी करवाया गया, अब ढीठ बन के बैठे हुए हैं, मजीद तरमीमें कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस को बेबुनियाद करार दिया है, उन्हें भी देखिए। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में हैं। हमने आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है, लिस्ट इशू हो जाएगी, सैटरडे को कंप्यूटर में डाला गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा, और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस। तहरीक इंसाफ एक जानिब डील की पेशकश कर रही है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का भी लाए अमल बना रही है। तहरीक इंसाफ KP के सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि इस बार एहतजाज के लिए मांगला के पहाड़ों पर टेंट विलेज बनाने की तजवीज़ है, उन्हें भी देखिए। तैयारी पूरी है हमारी। तो उस दिन सूबाई सदूर की भी सारी चारों सूबों की हमारी मीटिंग हुई थी। इंशाअल्लाह ताला जैसी ही हमने अपनी क़यादत को मुख्तलिफ तजावीज़ दी, जिसमें ये है कि सवाबी में एक टेंट विलेज लगाए। एक तजवीज़ ये है कि हम मारगल्ला के पहाड़ों पे TPK की हदूद में एक टेंट विलेज लगाए। और इस सब हमने कहा कि जो बाकी दूर के जो है, जो कराची से क्वेटा के, जो लाहौर के लोग आते हैं, इस दफा वो ना आए, लेकिन जिस दिन हम इस्लामाबाद की तरफ जाए तो उसी दिन जो है वो कराची, क्वेटा, लाहौर में भी जो है मेन रोड बाग करेंगे। MNA शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा है कि अब एहतजाज के लिए 400-500 अफराद बाहर निकलते हैं। अगर नौबत यहाँ आ गई है तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए एहतजाज ना करना ही बेहतर है। लेट्स वॉच हिम। 400-500 लोगों की आने से ये पीटीआई की तवीज़ है कि आप 400-500 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, कैमरा दिखा देता है पीटीआई ने लोग इकट्ठे कर दिए। आप लोग भूल गए हमारे जलसे एहतजाज हुआ करते थे, लाखों के मजमे होते थे। अब 400-500 की औकात रह गई है, ऐसे एहतजाज न करना ही बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कुछ रोज से तहरीक इंसाफ को भारत से तशबीह दे रही थी। आज वो एक कदम और आगे गई हैं और तहरीक इंसाफ के 9 मई के इक़दाम को भारतीय हमलों और दहशत गर्दी के वाक़यात से अब जोड़ दिया है, उन्हें भी देखिए।
अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम मत उठाना, फितना और फसाद का ईंधन बनने से दूर रहना। जो बच्चे उनके बहकावे में आ गए वो बच्चे आज जेलों में पड़े हैं। जो 9 मई को एक जमात ने किया वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हमारे पास इख्तियार है, उसको हमने बहुत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर। शेख वकास अकरम हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अलीमा खान साहबा ने जो बात की है कि हमसे बात करें, आप तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि बात करें इस्टेब्लिशमेंट से, बट कैन वी से कि अब बाकायदा एक और ऑफर है? नहीं, इसमें ऑफर वाली कोई बात नहीं है। कुछ अर्सा पहले ऐसी गुफ्तगू चल रही थी कि वहाँ से कोई बातचीत होना चाहती है और उसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को भी शायद, जिसमें मुस्लिम लीग नून शामिल है, तो उस पर इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह बता दिया था कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो मुस्लिम लीग नून टाइप जाली फॉर्म्स के ऊपर बनी हुई जमातें जो है वो उस किसी निगोशिएशन का हिस्सा नहीं होंगे। तो अलीमा बाजी ने तो आज वही बात दोहराई है जो खान साहब ने चंद दिन पहले की है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो वो डायरेक्टली उनसे बात कर सकती है। जहाँ तक लोगों ने वो लो दो वाली बात चलाई है, आपने खुद वो क्लिप चलाया है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा। वो ऑब्वियसली एक बहन है, अपने भाई के हवाले से पूछ रही है कि आप क्या चाहते हैं हमारे से, आप हमसे क्या लेना चाहिए, आपको इमरान खान से क्या चाहिए, क्या वो आपको दे सकता है। आप खुल के बात करें और फिर हम आपसे दयानतदारी से बात करेंगे। दिस इज व्हाट शी शेख साहब बिल्कुल, अब मैंने इसीलिए पूरा स्टेटमेंट चलाया, इसीलिए मैंने कट नहीं किया जैसे कुछ मीडिया पर। जी आपने बड़ा अच्छा किया। बट शी आल्सो सेज कि हम गिव एंड टेक कर लेते हैं। शी सेज दैट नहीं, जो आपने देखे, आप सिर्फ एक जुमला बीच में से ना उठाएं, जो आपने पूरा जुमला और पूरा जो बयान उठाया है उस बयान का क्रक्स निकालें। और उस बयान का जिस्ट ये है कि भाई आप बताएं आप क्या चाहते हैं, आप इमरान खान क्या करे जो आप उससे चाहते हैं कि आपने उसको नाहक कैद किया हुआ है, फस्तायत की हुई है। हम बैकडोर पे बात नहीं करेंगे। आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप करें हमसे बात। एक बहन है वो कह रही है और वो राइटफुली सेड कि जी आप बताएं कि एक आदमी को आपने नाहक कैद किया हुआ है, केसों के पल्ले कुछ नहीं है, 2-2 साल कुछ नहीं निकलता है, फिर आप पॉलीग्राफिक टेस्ट पे आ जाते हैं क्योंकि उसमें से सबूत नहीं निकलते हैं। अल कादिर का आप देख लें, कोई क्राइम प्रोसीड्स नहीं है, किसी के अकाउंट में पैसे आए नहीं है, किसी के अकाउंट में पैसे गए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आए और सरकार हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे चले गए, डालने वाला सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। हम बीच में कहाँ से आ गए? हमने बीच में से कहा उसमें से वो को फायदा उठा लिया। आप उसमें हमें वो सजा देना चाहते हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ हम हमेशा जजेस के साथ खड़े हुए। आप देखें कि कितनी तोड़ फोड़ करने की कोशिश की गई 26वीं तरमीम में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकालने के हवाले से हमारे लोगों को ब्राइब किया गया, हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। 80-80 करोड़ से अरब रुपए की ऑफर्स लगाई गई, बट हमारी पार्टी के लोग न टूटे। तो कहने का ये मकसद है कि हम अब लोग फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो लोग कहते हैं भाई अब इतना। आप ये देखें, ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने फरीहा जो आज प्रोटेस्ट था, दिस वाज द सेकंड प्रोटेस्ट। और किस लिए था पता आपको? क्योंकि खान साहब के केस की तारीख नहीं दे रहे थे। लास्ट टाइम प्रोटेस्ट किया तो दे प्रॉमिस कि जी हम फलां तारीख को मतलब लगा देंगे। आज तक जब नहीं लग सका तो आज फिर इकट्ठे हो गए। मतलब जहां जिस मुल्क की पार्लियामेंट को खड़े होना पड़े अदालतों के सामने सिर्फ केस की समाअत की तारीख लेने के लिए, तो कैन यू इमेजिन के व्हाट आर द स्टेट ऑफ अफेयर्स। वो आज रिहाई के लिए नहीं, रिहाई के हवाले से केस की तारीख लगवाने के लिए गए। शेख साहब ये तो फिर ऑल द मोर रीजन बनता है कि ठीक है एक ऐसी नहज आ गई है, एक ऐसे पॉइंट पे आ गई है पीटीआई कि फ्रस्ट्रेशन होगी, परेशानी भी होगी, तो व्हाई नॉट स्ट्राइक अ डील। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी डील की कोई ऑफर नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट। स्ट्राइक का डील वाली बात नहीं है। व्हेन यू टॉक अबाउट नेगोशिएशंस, खान साहब ने क्या कहा कि मोदी जैसा दुश्मन जो है और जो हो रहा है, और जो उसने दोबारा कल परसों बयान दिया है जिसमें उसने पाकिस्तान के नौजवानों को कहा है कि अपना हिसाब किताब कर लो नहीं तो मेरी गोली। तो ये ड्रामे शर्बत जो किए हैं उसने, रंगबाज आदमी है। खान साहब ने ये बात चंद दिन पहले की कि जो उसके साथ हो रहा है और जितनी उसको नफरत है पाकिस्तान से, वो एक मिसएडवेंचर की कोशिश कर सकता है। तो आप जो है अगर हकीकी यकजहती चाहते हैं तो वो मुल्क के अंदर ये तमाशा बंद कर दें। इन केस देखें ना, वॉर 3 दिन की हुई थी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने अपनी हुबुल वतनी का क्या हमें किसी को सर्टिफिकेट देना है, क्या साबित नहीं हुआ?
DGISPR ने शुक्रिया अदा किया है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर नौजवान किहड़े ने? नून लीग वाले दे नाल नौजवान है, या फेक स्टूडेंट बिठाए जाते हैं, वो चलिए, ये डिग्रियां बड़ी तकसीम करते पॉजिटिव हैं, अप्रोच, लैपटॉप तकसीम आई करते हैं। मस्ट अप्रिशिएट कि उन्होंने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया एंड पीटीआई इज टेकिंग इट हाँ सो हाँ पॉजिटिवली कि ये हमारे लेकिन नौजवानों का नहीं शुक्रिया। नहीं, वो सानू पता है ना कि नौजवान है नहीं साढ़े नाल ना, नौजवान किसके साथ हम ये कह रहे आई हैं। लाइक द कॉन्फिडेंस, बट द क्वेश्चन इज अगेन, ठीक है, एक तो ऑन अ लाइटर नोट अलीमा बीबी तो जब ये हम ये बात कह कर रही हैं, पीछे बैकग्राउंड में लतीफ खोसा साहब खड़े हैं, तो लगता है ऐसे ही है कि एक पूरे लॉयर के साथ बाकायदा डील की ऑफर हो रही है विजुअली, बट नहीं नहीं, it's not like लेट्स that. एट It's सम not like पॉइंट that. But we are a political party and we always believe in मुज़ाकरात। आपने उसका इरफान सदीकी का वो चलाया कि जी वो कोई निकलेगा नहीं, हमने मुज़ाकरात से भाग गए थे। भाई साहब भाग नहीं गए थे। इस शरीफ आदमी को तो उन्होंने वैसे ही मतलब एक रखा हुआ है, पीस रखा हुआ है कि जहाँ मतलब है वो संजीदा नहीं होते वहाँ इसको आगे कर देते हैं। मुज़ाकरात तालिबान नाल करने थे वो अगे कर छड़ो, नून लीग PTI ना करने थे वो अगे कर छड़ो, को बयान दिवाना मुजम्मत थे वो अगे कर छड़ो। ये बुजुर्ग आदमी है, इनका एहतराम है, मगर कई दफा बच्चों वाली बातें करते हैं। बट उन्होंने ये भी कहा और कि पीटीआई क्या ऑफर करेगी, दैट इज माय क्वेश्चन टू, आप क्या ऑफर करेंगे अगर अगर वी नेवर सेड कि हम आपको कुछ ऑफर करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप बताएं आप हमसे चाहिए क्या। मैं बता देती हूँ आपको, 2 साल मैंडेट तस्लीम कर लें, खामोश हो जाए, हुकूमत चलने दें। हम तो चोरों का मैंडेट नहीं ना कबूल कर सकते ना, ये तो हमारे बुनियादी फलसफे के खिलाफ है। जिन चोरों के नुमाइंदे इरफान सदीकी साहब हैं, ऐसा तो मैंडेट कबूल नहीं कर सकते। मार खा ही रहे हैं ना 2 साल। तो ये तो वही पार्टी है जो कहती थी इमरान खान महीना नहीं गुजार सकेगा। अब उनके अपने वज़रा जो है वो क्या कह रहे हैं इमरान खान की जेल के बारे में और इमरान खान की बर्दाश्त के बारे में। राना सनाउल्लाह को आप देख लें वो क्या कह रहा है। तो इस तरह ये बच्चों वाला काम नहीं है। और देखें, ये जिस किस्म के रऊनियत वाले और गुरूर वाले ये बयान देते हैं जब इस्टेब्लिशमेंट साथ होती हैं, तो फिर बंदों के दिमाग खराब हो जाया करते हैं यूजुअली। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कई ये आप सही लोग कह रहे आए हैं, हैं। पीटीआई भी ऐसी थी एक दफा। देखिए कोई भी था, तो ये एक नेचुरल बिहेवियर है ना जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो ये नेचुरल बिहेवियर होता है, इस किस्म की सिचुएशन में हो जाता है। सो वी अंडरस्टैंड दैट। वे नु असी कोई एडा सीरियस नहीं दे लेंदे ये कहानियां शानियां नु सारियां नु। अब ये लग रहा है क्योंकि चंद दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे, ईद पर आ जाएंगे, छोटी ईद पे आ जाएंगे, बड़ी ईद पर आ जाएंगे, डेट्स भी दी गई, मगर इस बात को तकरीबन खींचते खींचते साल से ऊपर हो गया। इट सीम्स लाइक कि कोई प्लान नहीं है उनको जेल से बाहर नहीं, आप ये लाने। चाहती हैं, नहीं मैम दसो, आप ये चाहती हैं कि हमारे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं अदालतों में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, 4 अक्टूबर को क्या हुआ, वो सारे लोग अगर उनको जो स्ट्रगल करता है, जो कोशिश करता है, वो इस उम्मीद पे करता है कि हमारा ये काम हो जाए, एंड दैट्स व्हाई दे डू दैट स्ट्रगल, क्योंकि उनको उम्मीद होती है हम कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, हमारा बंदा बाहर आ जाएगा। सो इसमें कौन सी बुरी बात है। मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला करे कि इमरान खान कल बाहर आ जाए, 4 दिन बाद बाहर आ जाए, तो मैं उसी हवाले से उसी इंटेंसिटी कोशिश करूंगा और हिम्मत करूंगा। बट मैं की कमाई इमरान खान ने बाहर ही नहीं आना, अगर बाहर ही नहीं आना तो फिर असली एहतजाज की गलता करना चाहिए। ओके, आपके मतलब लोग हवाले से भी उम्मीद के ऊपर हिम्मत करते हैं। आपको भी कोई उम्मीद पे मैसेज कोशिश भेजा है? करते सुना है लास्ट मुलाकात में खान साहब ने कोई मैसेज आपके हवाले से भी भेजा है? नहीं, मेरे हवाले से कोई मैसेज नहीं भेजा जी। ये जितने मुंह है उतनी बातें, जितने बंदे अंदर जाते हैं उतनी कहानियां होती हैं, और इररेलेवेंट किस्म की बातें हैं। अपने ज़हन में याद रखिए, ये पार्टी इमरान खान की है, उनको पैगामात भेजने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने करना होता है वो कर छोड़ते हैं और वो हो जाता होता है इस पार्टी के अंदर। सो ये सहाफ़ी जाते हैं, वकील जाते हैं, हर कोई अपनी अपनी हिसाब किताब पे जाता है। सोशल मीडिया पे मैंने देखी है धूम मची हुई अपने बारे में मैसेजेस की, मुझे ऐसा कोई पैगाम शगाम कोई नहीं मिला जी। राइट। सो मरियम नवाज शरीफ की स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि अल्लाह तो डरो, और जो आपने हिंदुस्तान वाली बात की है, मैं कहूँगा वो गद्दारी है। और मैं कहूँगा कि वो जो उनकी मुजरिमाना खामोशी थी जब ये सारी जंग हो रही थी इनकी और इनके वालिद की, वो इनके इस बयान से साबित करती है कि क्योंकि जंदाल कनेक्शन है हिंदुस्तान के कारोबारियों के साथ, इनके वो हैं, उनके वीज़ों के लिए आपको याद होगा वो ऑन रिकॉर्ड वो खातून और वो कह चुके हैं फॉरेन ऑफिस वाले कि उनके इंडिया के लोगों को वीज़ा के लिए कितना प्रेशर आया करता था इनकी तरफ से। तो वो साबित हो गया कि वो अभी तक मामला ताल्लुकात जारी हैं। मतलब जो लोग ये समझते हैं पाकिस्तान में कि इमरान खान शायद पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन है और मोदी पाकिस्तान का मतलब इमरान खान बड़ा दुश्मन है तो मोदी छोटा दुश्मन है,
मैं हूं की करा उन्होंने स्टेट ऑफ माइंड मैं की कह सकता। मैं ये समझता हूँ ये संगीन गद्दारी है इस मुल्क के साथ कि इस मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को, जिसका आप लोगों ने मैंडेट चोरी किया है, आपको मोदी जो है वो अपना दोस्त लग रहा है और इमरान खान पाकिस्तान का दुश्मन लग रहा है। राइट। क्या आप पागल समझते हैं इस कौम को? मतलब सियासी शोबदाबाजी में आप लोग इतने आगे चले गए हैं। मतलब some sense should prevail। राइट, एहतजाज पर आ जाते हैं। पहले जितने एहतजाज किए, फुल पावर इस्तेमाल किया है आपके खिलाफ हुकूमत ने, अभी भी लगता है कि वो करने नहीं देंगे आपको एहतजाज, तो कोई नई स्ट्रैटेजी बनाने का सोच रहे हैं? बना लेंगे जी, नहीं बना लेंगे। और असी स्ट्रैटेजी तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ टीवी ਤੇ डिस्कस कर सकते, वो बन जाएगी, नहीं भी बन जाएगी। मसलन ये कहा गया, जुनैद अकबर ने कहा मागला की पहाड़ियों में हम जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है उसमें खैमा बस्ती बना लेंगे, सवाबी इंटरचेंज को भी बंद कर देंगे। देखें जी, वो देखें बहैसियत सूबाई सदर ये जुनैद अकबर की जिम्मेदारी है कि उसी ने एहतजाज वहाँ पे लीड करना है और वो इंडिपेंडेंट है ये डिसाइड करने में कि उसने एहतजाज कैसे करना है। इफ ही वांट्स टू डू दैट ही कैन डू दैट। एंड एक बार फिर अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे इसको? नहीं, जुनैद अकबर करेंगे। अली अमीन गंडापुर को खान साहब ने, हाँ देखें वो है ना पार्टी के सदर, वो हैं इमरान खान साहब ने अमीन गंडापुर को, अली अमीन गंडापुर को इनकी हेल्प करने के लिए कहा कि शायद इनको हेल्प की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकात के बाद कहा कि मुझे जिम्मेदारी दी है खान साहब ने। नहीं, वो उन्होंने बिल्कुल, उसको अगर आप सारे क्लिप को दोबारा देखें और फिर जैसे ही वो आए मैंने फिर उनसे सारी जो डिटेल ली कि भाई जी आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्होंने कहा जिम्मेदारी ये दी गई है कि खान ने कहा भी ये इनसे जो है इनको तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तुमने बड़ी जो है वो की है मोबिलाइजेशन, सो दीज पीपल नीड योर हेल्प। तो उसने कहा मैं अंदर खान से कमिटमेंट करके आया कि मैं इनकी हेल्प करूँगा। तो लीड तो पार्टी का सदर ही करेगा ना। बट ऑन ए लाइटर नोट, डू यू थिंक कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो पिछली 2 दफ़ा की लेट्स से परफॉर्मेंस है एहतजाज में, उसके बाद वर्कर्स आएंगे उनके साथ? उन्होंने जुनैद अकबर के साथ जाना है, अली अमीन के साथ थोड़ी ना जाना है। अली अमीन अपने लोगों का जिम्मेदार है जो उसके जिम्मे लगेगा। बाकी वर्कर को लाना निकालना तो मौजूदा सूबाई सदर का काम है ना जी, साबका का काम तो नहीं है। राइट। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की और ईरान के दौरे के बाद आज आज़रबाईजान में हैं। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान में जो दौरा करे हैं, इसमें जो उनकी अपीयरेंस है वो 6 फरीकी इजलास में शिरकत की वजह है। इसके बाद प्लान है कि ताजिकिस्तान वो जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के इस दौरे के बाद बिलावल भुट्टो की क़यादत में, जो हमने पहले भी आपको रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तानी क़यादत का एक वफ़द है वो 23 मई से अमेरिका रवाना होगा और इसका मकसद ये है कि दुनिया को अवेयर कराया जाए, ख़ास तौर पर भारतीय प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़। वफ़द अमरीकी हुकाम से मुलाकात के बाद बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का भी दौरा करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस दौरे की, बहुत ज़्यादा हम इसको कवर भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे। इस वक्त में खुर्रम दस्तगीर खान, शेरी रहमान, मुसद्दिक मलिक समेत ख्वाजा अमूर के माहिरीन शामिल हैं। पाकिस्तान की भरपूर ख्वाजा पॉलिसी की वजह से भारतीय हुकूमत पर कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी ने संजीदा सवालात उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत की ख्वाजा पॉलिसी को मुकम्मल नाकाम करार दिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर सवाल किया कि जब पाकिस्तान के खिलाफ आलमी हमायत की ज़रूरत थी तो कोई भी मुल्क भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर बताएं कि कशीदगी में पाकिस्तान के खिलाफ किस मुल्क ने भारत का साथ दिया। क्या वज़ीर ख़ारजा बताएंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सालिसी की बात किसने की थी? ये बहुत सारे सवालात हैं और शायद इन्हीं की बुखलाहट है कि नरेंद्र मोदी रोज़ बरोज़ एक तरीके से पागलपन का शिकार होता नज़र आ रहा है। कल मोदी ने बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम को धमकी दी थी, आपको हमने दिखाया था वो स्टेटमेंट की क्या बात करें। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस बयान पर आज सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। दफ्तर ख़ारजा से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि आलमी बरादरी को भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ बढ़ती हुई बयानबाजी पर संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए। भारतीय बयानबाजी से इलाकाई इस्तेहकाम और देरपा अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँच सकता है। जौहरी ताकत के हामिल मुल्क के वज़ीर आज़म की जानिब से एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है। वज़ीर आज़म मोदी के गुजरात में दिए जाने वाले बयानात ने पहले ही से अदम इस्तेहकाम से 2-4 खित्ते में हालात को मज़ीद ख़तरनाक करने का काम किया है। इस तरह के बयानात वाज़ेह तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर रुकन ममालिक को तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने और ताकत के इस्तेमाल से बाज रहने का पाबंद करता है। नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं और वहाँ वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ शर्मंगेज बयान दे रहे हैं। कल पाकिस्तानी अवाम को धमकी देने के बाद आज नरेंद्र मोदी ने तकसीम हिंदुस्तान का जिक्र छेड़ दिया। मोदी ने सरदार पटेल की वकालत की, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसीज पर तनकीद भी की। लेट्स वॉच हिम। जो बहुत अलार्मिंग बात है कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सिंध तास माहदे की मुअत्तली का जिक्र भी किया है। लेट्स वॉच दैट। बस अपनी ही एक दुनिया बनाई हुई है नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने, और उस नैरेटिव के खुद विक्टिम बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी अवाम को तो वो गीदड़ भपकियाँ दे रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम तो नहीं डर रही, लेकिन अब भारत में भी मजाक बन रहा है। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने नरेंद्र मोदी के गैर संजीदा लबो लहजे पर सवाल उठाया है और इसको किसी फिल्म के विलन से तशबीह दी है, जैसा हमने पहले भी कहा था कि बॉलीवुड एट प्ले। लेट्स वॉच दैट। ये बात दुरुस्त है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। भारतीय हुकूमत ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामान शशि थरूर को वफ्द का सरबराह बनाकर अमेरिका तो भेज दिया, लेकिन वहां पर जाकर मोदी हुकूमत के बदतरीन दुश्मन साबित हो रहे हैं शशि थरूर। शशि थरूर ने ट्रंप को साबिक सदूर से मुख्तलिफ और कम अकल रहनुमा करार दे दिया है। शशि थरूर के इस बयान के बाद इस वफ्द का अमेरिका में लग रहा है कि वही हशर होने जा रहा है जो कि यूक्रेनी और जनूबी अफ्रीका के हुक्मरानों का हुआ था। कहा क्या है शशि थरूर ने? लेट्स वॉच दैट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। भारत बार बार पाकिस्तान को सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने की धमकी देता है, लेकिन वो भूल गया कि इसकी ज़राअत का बड़ा दारोमदार चीन से आने वाले दरिया बरहमपुत्रा पर है। इस हवाले से चीनी तज्ज़ियाकार विक्टर गानू ने भारत को क्या तनबीह की है? लेट्स वॉच दैट। खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो कि इस वफ्त के जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा एक अहम मेंबर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप समेत कई अहम इंपॉर्टेंट शख्सियात बिलावल भुट्टो के साथ जा रही हैं। बड़ा अहम काम है, लेकिन ताख़ीर क्यों हो रही है? भारत का वफ्त अनाउंस हुआ, वो चले भी गए हैं, उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है, हम क्यों देर कर रहे हैं? जी हमारा ख्याल ये है कि हिंदुस्तान के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो वो पाकिस्तान के खिलाफ दे रहे हैं वो ज़रा खुलकर सामने आ जाए मुख्तलिफ ममालिक से। वो जापान में है, गालिबन ब्रसल्स भी गए हैं, और भी एक दो ममालिक में, न्यूयॉर्क में उनके जो सरबराह हैं वो मौजूद हैं शशि थरूर। उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं उसका हम एक बड़ा इफेक्टिव जवाब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार कर लिया है। फिर उनको जाकर जो है उसका उनके जो आर्गुमेंट्स हैं जो कि एसेंशली उनके आर्गुमेंट्स के बेस पर ही हमारे पर सवालात होंगे। और ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान पर सवाल नहीं उठ रहे, जो माजी का पाकिस्तान था उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये सब लोग जो हैं यूँ लगता है किसी एक टाइम वॉक में हैं, एक माजी की दलदल में फंसे हुए। इनके ख्याल है कि ये वही 2011-12 का पाकिस्तान है, वो नहीं है। उस पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। पाकिस्तान ने FATF से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा जो एफर्ट की है, दहशतगर्दी के तमाम जो सोर्सेस थे उनका जड़ से काटा है, जिसके नतीजे में हम फिर 2022 अक्टूबर में FATF से निकल पाए थे। तो लिहाजा पाकिस्तान का जो माजी है उसके ऊपर जो सवालात हैं, लेकिन वो अब वैलिड नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है। और हिंदुस्तान तो लिहाजा हम उसको पूरा भरपूर जवाब देकर जो हिंदुस्तान ने आज में जो उसकी एक गैर जिम्मेदाराना उनका बिहेवियर है, चाहे वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से है, पाकिस्तान के अंदर एक असैसिनेशन कैंपेन रन करने के हवाले से है, इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने के हवाले से है, मार्का हक के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करने के हवाले से है। तो हमारा केस बड़ा वाज़ेह है कि हिंदुस्तान एक गासिब, गैर जिम्मेदार और रोग यानी एक बदमाश रियासत है। और बैरूनी दुनिया को ये समझाना है कि ये जो रोग रियासत है इसका एक ही हल है कि मेज पर बैठकर मुज़ाकरात किए जाए। और अगर दुनिया चाहती है कि हर 5-6 साल बाद इस किस्म की जंग ना हो जैसे हमने देखी है, तो फिर कश्मीर का मसला मेज पर रखकर उसको मुस्तकिल बुनियाद पर हल करना हो। शशि थरूर ने, हमने देखा कि अमेरिका में जाकर प्रेसिडेंट के ऊपर ही तनकीद कर दी है। ये जो उन्होंने एक लेट्स से ब्लंडर ही कर दिया है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की वफ्द की कारकर्दगी पर? जी देखिए, शशि थरूर से ज़्यादा जो अभी नरेंद्र मोदी ने ये कहा है पाकिस्तान की कौम को और नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही।
ये इस किस्म की जो दहशत गर्दी है कि जी मैं आपको गोली मार दूंगा, मैं उड़ा दूंगा, और वहां जाके जो उनके हेड हैं उनका ये कहना, जो भी उन्होंने ट्रंप के बारे में गुफ्तगू की है, तो हमारा तो वॉशिंगटन के अंदर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ ये होगा कि सदर ट्रंप ने और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने जो एक से ज़ायद दफ़ा इंदिया दिया है कि हम किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर बात करवाएंगे, उन्होंने ये भी कहा कि जी खाने की मेज़ पर इकट्ठा करेंगे। तो अमेरिका का काम ये है कि अगर वो चाहता है कि इस खित्ते में अमन रहे, तो फिर इसके ऊपर हिंदुस्तान को उसको लेकर आना होगा। भारत के वफ्द में अपोजिशन के मेंबर हैं जो कि लीड कर रहे हैं डेलीगेशन को, वो जैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये बात कि वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान के वफ्द में तो अपोजिशन का कोई रुकन ही शामिल नहीं है। डाइवर्सिटी के लिए, एक इमेजिंग के लिए बेहतर नहीं था कि हम अपोजिशन को भी इंगेज करते इस मामले में? जी, ये जो मिशन है ये असल में तो एक सफारती मिशन है जिसमें 4 साबिक वज़राए ख़ारजा और 4 साबिक सफ़ीर, 2 साबिक फ़ॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये एक ज़्यादा जो है वो माहिरीन पर मुश्तमिल वफ़द है, और इसके नतीजे में जो इंशाअल्लाह टॉकिंग पॉइंट्स जनरेट होंगे और पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो मज़ीद रिफाइन और मजबूत होगा, वो फिर जो मजबूत और रिफाइंड मुकदमा है उसको देकर हम फिर गालिबन 5 से 7 पार्लियामान के वफूद जो हैं वो फिर पूरी दुनिया में भेजे जाएंगे, उसमें अपोजिशन की नुमाइंदगी होगी इंशाअल्लाह। भारत के नज़दीक दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है। मकबूजा कश्मीर पर वो बात करना नहीं चाहता, मगर आज़ाद कश्मीर पर बात करने का ऐलान करता है। आज नरेंद्र मोदी ने सिंध तास मुआहदे के हवाले से भी क्लियर कर दिया है कि वो धमकी देंगे, उन्होंने वैसे ही लहजा अपनाया है। क्या ये जो लहजा है, क्या ये जो लॉलेसनेस है, इससे ये बाकायदा प्रेशराइज करना चाह रहे हैं अमेरिका को? नहीं, देखिए वो प्रेशराइज अब नहीं कर पा रहे ना, और इसीलिए जो बुनियादी हकीकत है वो ये है कि इस मार्का हक के नतीजे में और पाकिस्तान ने जिस तरह मजबूत जवाब दिया है हिंदुस्तान को, हमने अल्लाह ताला के करम से हिंदुस्तान को जो कि सुपर पावर होने का उम्मीदवार था उसको उठाकर दोबारा जो मिडिल पावर्स के ढेर पर फेंक दिया है कि आप अभी इस काबिल नहीं हैं। तो ये बात उसका भी अंदाज, इसीलिए आप देख रही हैं कि जो पूरा मसलन नरेंद्र मोदी ने जो अभी पाकिस्तान के बारे में बात की है उसकी कोई मंतक नहीं है। अगर एक ऐसा मुल्क जो कहता है कि जी हमारा असल दुश्मन तो चाइना था और हम चाइना के खिलाफ खड़े हैं और हम सुपर पावर हैं और हमारी इतनी बड़ी आबादी है, अगर वो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो उनके ख्याल में बड़ा कमजोर था उसके ऊपर उनकी ऑब्सेशन रहेगी और वो पाकिस्तान के बारे में ही सारा अपना फोकस करेंगे, तो वो कभी भी जो है वो सुपर पावर स्टेटस तक नहीं बन सकते। तो इसका खुलासा ये है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है लेकिन अभी वो अजीम हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आइंदा चंद रोज में अगला बजट आने वाला है। अवाम को इस बजट में रिलीफ की उम्मीद है, लेकिन हमेशा की तरह शायद IMF की छतरी तले ये बजट पेश किया जाएगा और अवाम को मज़ीद तकलीफ ही दे जाएगा। बजट से कबल ही ये वाज़ेह हो रहा है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी वसूलियों की सूरत में अवाम को महंगाई का बड़ा झटका दिया जा सकता है। आइंदा बजट में हुकूमत पेट्रोलियम लेवी से 1311 अरब रुपए की वसूली का तखमीना लगा रही है। इसका मतलब यह है कि ये तखमीना मौजूदा माली साल से 194 अरब रुपए ज़ायद होगा। इस इजाफी लेवी के बराह रास्त बोझ आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में अदा करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, खबर ये आई कि IMF के साथ बजट अहदाफ पर इत्तफाक नहीं हो सका है और बजट पर मुज़ाकरात जारी रहने पर इत्तफाक हुआ है। क्या डिटेल्स हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो एक बात तो देखें, आया है कि बजट का जो प्रोसेस है वो एक कम्बसम प्रोसेस होता है। सारी मिनिस्ट्रीज के जो अहदाफ हैं वो फाइनलाइज करने पड़ते हैं। फिर एक टैक्स रेवेन्यू है जो उसका टारगेट, PSDP डेवलपमेंट बजट का टारगेट। सो यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो उसमें अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जब पाकिस्तान IMF की इंगेजमेंट में होता है तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, विच इज़ द फॉलोइंग, कि पाकिस्तान को जो उनके साथ एक MEFP यानी कि डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ जो एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है जिसमें हमने कहा है कि हम बजट के अहदाफ जो हैं
वो तय करेंगे जो IMF के प्रोग्राम से मुताबिकत रखते होंगे। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है आई थिंक वो है FBR का रेवेन्यू कलेक्शन। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में 12,900 का FBR का टारगेट था। ये मैंने तब भी कहा था कि ये 39% ग्रोथ है फ्रॉम लास्ट ईयर, जो अभी हम करंट फाइनेंशियल ईयर में है, वो पूरी नहीं हो सकी। राइट, तो हमने सो वो नहीं अगले हो साल सकी। का सो जो IMF टारगेट के साथ बजट मुज़ाकरा पर इत्तेफाक ना होने से हम क्या अस्यूम करें, क्या लग रहा है कि आइंदा बजट सख्त होने जा रहा है? I think that's a truly important question, and the reason I say that is कि हमें as scholars पाकिस्तान के अब IMF को कन्विंस करना है कि आपको बजट नेक्स्ट जो देना है वो कुछ जो सेक्टर्स हैं उन पे जो टैक्स का बोझ है उसको मसावी बनाना है ऑन ऑल सेक्टर्स। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो पाकिस्तान अथॉरिटीज को उनसे करनी है। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग पे इस वक्त जो टैक्स है वो 45% है, और अगर मैं ओनर हूँ मैन्युफैक्चरिंग का तो 15% और टैक्स दूंगा अगर मैं डिविडेंड अपने आप को देता हूँ। ये खत्ते में भी और वैसे भी पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग में अनकम्पिटिटिव करता है। ये जो सुपर टैक्स है 10% का, इसको आहिस्ता आहिस्ता कम कीजिए और इसको अगले साल 7-8% पे ले आइए। राइट, तो हैरान होंगे महंगाई जब मैं का फाइनेंस में तखमीना क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह में कमी है, यानी कि महंगाई जिस तरह से हो रही है, कीमतों की रफ्तार जिस तरह से बढ़ती है, मैं हमेशा कहता हूं कि महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई की बढ़ने की रफ्तार में खातिर खा कमी आई। हम बड़े हेवी बाउट ऑफ जिसे कहें इन्फ्लेशन से आ रहे हैं। 29% 2023 में, फिर 2024 में 24%, और इस साल एक एवरेज है मेरा ख्याल है 5 से 7% के दरमियान महंगाई रहेगी। अब इसमें जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हुए हैं, तेल की कीमत, पाकिस्तान का रुपए का स्टेबल होना, क्रॉप्स अच्छी होना, कुछ जो डिमांड हमने कम की मुल्क में, कैसे कम की, बिकॉज हमने अपना जो पॉलिसी रेट है जब 22% किया तो आपने गाड़ी नहीं खरीदी। आपने गाड़ी नहीं खरीदी तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमत कम हुई और एक्चुअल में कम ठीक है। हुई। सो फिर बजट वीट में की तनख्वाहदार तबके को टैक्स में किस रिलीफ की उम्मीद हो सकती है? हर सूरत में जो नीचे का स्लैब है 6 लाख रुपए सालाना का, जिस पे टैक्स नहीं लगता, इसको 10 या 12 लाख कर देना चाहिए। बाकी जो स्लैब्स हैं इसके ऊपर के लोअर इनकम के, लोअर मिडिल इनकम के, अपर इनकम के, इनको रीएडजस्ट करना चाहिए। सर्टनली ये करना चाहिए। जहाँ तक तनख्वाह का बढ़ने का तयन है, एक तो यह कि पेंशन का रिफॉर्म करते हुए पेंशन के बोझ को संभालना चाहिए, जो स्टॉक है उसके संभालने की भी मेजर्स जो है सामने आने चाहिए, और जो रह गए हैं जिस पे पेंशन अभी तक स्टेट का बर्डन है उसको भी इस बजट में दिखाई देना चाहिए कि हम संभाल रहे हैं। तीसरी बात यह है कि पेंशन और पुरानी तनख्वाह कितनी बढ़नी चाहिए, बड़ी सादा सी गुफ्तगू है, इसमें कोई दो आरा नहीं होनी चाहिए। इसको इंडेक्स करना चाहिए इन्फ्लेशन से। अगर सालाना की इन्फ्लेशन आप 5.1% करेंगे तो 6% बढ़ा दें सैलरी, ताकि आपकी रियल टर्म्स में कोई चीज बढ़ जाए। 7% बढ़ा दें, पर इससे ऊपर नहीं बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान ने फैसला किया कि बिटकॉइन की माइनिंग और AI सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की जाएगी। इज दिस प्रैक्टिकल, और क्या पाकिस्तान इतने बिटकॉइंस इकट्ठे कर सकेगा कि एक्चुअली उसका कोई इम्पैक्ट हो? पाकिस्तान में अभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, डिजिटल एसेट्स यानी कि जो हैं, और जो फाइनेंशियल डिजिटल एसेट्स हैं, इनको स्ट्रीमलाइन करना, एक फ्रेमवर्क बनाना, और पाकिस्तान में जो अभी ये हम पहले जो थे थोड़ा सा इसको हिचकिचा रहे थे, सेंट्रल बैंक भी जो था वो बड़ा केयरफुल था, पर पता ये चला कि कोई एस्टिमेट्स हायर आना शुरू हुए, 2 मिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो एक काउंसिल बनाई है कि इस सारे का जायजा लेकर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। ये तो है पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि चूंकि बिजली 45,000 मेगावाट है और इन एक्सेस है, तो एक ये सोचा गया कि 2000 मेगावाट इनको दे दी जाए। जब मैं इंटरनेशनली जाकर देखता हूँ तो जो कंपनीज हैं जो बिटकॉइन माइनिंग करती हैं, जो ये हैवी कंप्यूटिंग काम करती हैं, जो रिग्स एक तरह से कहलाते हैं, इनमें जो बिजली जा रही है उसकी कीमत देखना पड़ेगी। ऐसे लगता है कि वो कीमत, जो मेरा एक रिसर्च जो इनिशियल है वो कहती है कि शायद 5-6 सेंट्स है, और पाकिस्तान की बिजली की कीमत तो ऑब्वियसली मोर देन 10 सेंट्स है। तो ये कैसे होगा, क्या हम उनको फराहम करेंगे, और ये रिसर्च करने की ज़रूरत है। पर ये अच्छी बात है कि हम उनको 2000 मेगावाट दें और ये डेटा सेंटर्स और प्लस ये रिग्स और ये कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो है बिल्ड करें।
राइट, तो IMF ऐसी ने पुरानी volatile गाड़ियों की technology- दरामद पर पाबंदी में नरमी का मुतालबा किया है। अगर बजट में ये शर्त मान ली जाती है तो गाड़ियों पे क्या होने जा रहा है? सो गाड़ियां जो है ना वो उस तरह का टॉपिक है ऑन अ लाइटर नोट। जैसे लोग पाकिस्तान में जैसे ही लोअर मिडिल इनकम या मिडिल इनकम अपर इनकम पे आते हैं वो दो चीज़ों का सोचना शुरू कर देते हैं कि डॉलर विजिबिलिटी रूपी क्या प्राइस चल रही है और गाड़ियों की क्या प्राइस चल रही है, एंड दे गेट वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। देखिए ये जो IMF करती है इसके पीछे थॉट प्रोसेस ये है कि हम अगर एक प्रोटेक्शनिस्ट कार इंडस्ट्री इस मुल्क में रखे हुए हैं तो 78 साल में गाड़ियां तो बनाते रहे हैं पर 1% की गाड़ी भी इंटरनेशनली बेचने के काबिल नहीं है। ये तो दूर की बात है, एक बत्ती भी दुनिया में बेचने के काबिल नहीं है। गाड़ी की जो बनाते हैं टेल लाइट होती है ना वो भी नहीं बेचने के काबिल। इस आर्ग्यूमेंट से निकलने के लिए आप गाड़ियों की जो थोड़ी सी आने देना है उसको खोलें ताकि आप सारिफ हैं मैडम, आपको एक चॉइस है कि आप इंपोर्टेड गाड़ी खरीद सकती हैं थोड़े से पैसे देके, मे बी बेटर क्वालिटी, या आप लोकल गाड़ी खरीद सकती हैं, मे बी सस्ती हो बट मे बी नॉट दैट क्वालिटी। देन आई एज अ मैन्युफैक्चरर विल अप माय क्वालिटी। आई थिंक दैट्स द थॉट प्रोसेस। और इस थॉट प्रोसेस से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कंपेटिटिव बनाना, पाकिस्तान को गुड फॉर ग्रोथ करना, जिसका आपने मुझसे सवाल नहीं किया, मे बी नेक्स्ट कभी कर लेंगे इंटरव्यू। बजट को इस तरह फ्रेम कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, आप IMF के पास जाते क्यों हैं, बिकॉज योर इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस, पैदावारी सलाहियत, योर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स यू मेक आर ऑल वेरी लो। आप इसको उठाना चाहते हैं तो इस तरह इंसेंटिवाइज कीजिए इस बजट को। दैट्स द रियल चार्म इन द बजट, राइट, कि ये गुड फॉर ग्रोथ करे। जब एक्सेलरेटर पे पांव रखें गाड़ी की, जो ग्रोथ पाकिस्तान की गाड़ी है, और 2 से 5 से 7 पे लाएं गाड़ी को, तो वो 7% पे ग्रो करने को क्राइसिस ना क्रिएट करे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। आई थिंक दैट्स द होल थिंकिंग बिहाइंड दिस। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।